फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीषा वाधवानी। अगेन आपके सामने एक नया लेक्चर के साथ में। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। अभी तक हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके कोर्स के बहुत क्रूशियल टॉपिक थे। अभी हमारे पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बाकी रहा है। 11 आज हमने डिस्कस कर लेंगे। इसमें होप सो जल्दी ही हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे करेंगे और इस मंथ के एंड तक हम हमारे अकाउंट्स के लेक्चर्स को कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करेंगे। आपका सारा सिलेबस कवर करने का कोशिश करेंगे। आप भी हमारे जैसे जैसे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे जैसे क्लासेस चल रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपने अपने रिवीजन लेते रहिए, क्लासेस देखते रहिए, ताकि आपको रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोफेशन स्ट्रांग होगा। कभी भी सेबी के नोटिफिकेशन डेट एग्ज़ाम्स की आ सकती है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर रखिए। जैसे आपके अकाउंट्स के लेक्चर्स हो रहे हैं, तो आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट पूरा हो जाना चाहिए लेक्चर्स के साथ साथ में। होप सो हम हमारे पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। आप भी अपने पूरे एफर्ट्स कीजिए कि आप जल्दी ही सेबी के एग्ज़ाम्स पे क्लियर होइए। एंड आज इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है जो डिस्कस करेंगे। होप सो आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, हमारे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो ऐसे हमको लाइक कीजिए, हमको मोटिवेशन मिले आगे और अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाने का। सो लेट्स स्टार्ट। जो एएस हम कवर करेंगे वो होगा एएस 11 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। फॉरेन करेंसी का मतलब होता क्या है? फॉरेन करेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि होम कंट्री के अलावा अन्य किसी भी करेंसी में किया गया अदर करेंसी में, वो हमारा होता है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसको अगर हमको इंडिया में रिपोर्ट करना है तो हमको उसको किस में बदलना पड़ेगा? इंडियन करेंसी में बदलना पड़ेगा। इंडियन करेंसी में बदलना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या क्या रेट्स यूज़ होती हैं और किसके ऊपर कौन सी रेट यूज़ होगी बैलेंस शीट आइटम्स के ऊपर, उन सब का डिस्कशन आज हम इस एएस 11 फॉरेन करेंसी रेट में करेंगे। और अब आता है कि हमने क्या क्या एएस आपके कोर्स में एएस 11 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। एक आपका एएस 9 ऑलरेडी कवर हो चुका है, एएस 2 इन्वेंट्री आपका कवर हो चुका है, एएस 13 इन्वेस्टमेंट आपका कवर हो चुका है, और अब बचता अपने पास एएस 6 और एएस 10 जो कि आपके कोर्स में और एप्लीकेबल है। होप सो ये भी जल्दी ही फिनिश करेंगे अपन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एएस 11। अब एएस 11 का सबसे फर्स्ट रूप में हम स्कोप देखते हैं कि ये किस किस में डील करता है। देखो, अकाउंटिंग फॉर ट्रांजिशन इन फॉरेन करेंसी। अगर आप कोई भी ऐसी अकाउंटिंग करते हो जो कि फॉरेन करेंसी में अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन कर रखे किसी बैलेंस शीट में, तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास में अकाउंटिंग है तो उसको आपको किस में बदलना पड़ेगा? रिपोर्टिंग कंट्री में बदलना पड़ेगा, होम कंट्री के ट्रांजैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो इसलिए आपके पास उसमें एएस 11 आ जाता है। और इसके अलावा अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि आपके फॉरेन ऑपरेशन चल रहे हैं, फॉरेन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? फॉरेन ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आज मेरा यहाँ पे एक हेडक्वार्टर है इंडिया में, और इसकी सब्सिडरी या इसका कोई भी जॉइंट वेंचर या इसका कोई भी ब्रांच मेरा आउट ऑफ इंडिया है, तो वो मेरे क्या होंगे? फॉरेन ऑपरेशन होंगे। वो मेरे क्या होंगे? फॉरेन ऑपरेशन होंगे। अगर मेरा हेडक्वार्टर इधर है और अगर मेरे कोई भी जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी आउट ऑफ इंडिया है, तो उस सिचुएशन में मुझे उनका जो इम्पैक्ट होगा वो मुझे मेरी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में आपको कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाने में अगर आपने जैसे आपके इधर के जो भी ट्रांजैक्शन है वो तो आपने इंडियन करेंसी में किए, बट जो फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन है वो आपको इंडियन करेंसी में आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ही आपके फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट यूज़ होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि फ़ॉरेन ऑपरेशन क्या होते हैं। फ़ॉरेन ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आपकी कोई भी रिपोर्टिंग कंट्री है और रिपोर्टिंग कंट्री से अगर कोई भी रिपोर्टिंग कंट्री आपकी अलग है और उसकी जॉइंट वेंचर सब्सिडी किसी बाहर की कंट्री में है, तो उस सिचुएशन में अपन उसको क्या मानेंगे? उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे?
उसको अपन बोलेंगे फॉरेन ऑपरेशन। अगर कोई भी कंट्री का अगर कोई भी ऑपरेशन या कोई भी उसकी सब्सिडरी अगर फॉरेन कंट्री में है तो इसका मतलब ये है कि उसके फॉरेन में ऑपरेशंस होते हैं, उसकी फॉरेन में कोई एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सिचुएशन में जो भी उसके जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी, जितने भी जॉइंट वेंचर्स होंगे और सब्सिडी होंगी, उनकी जो भी बैलेंस शीट बनाई जाती है वो उस करेंसी में बनाई जाएगी। अगर उसका हेडक्वार्टर इंडिया में है तो सिचुएशन में उसको इंडिया में उसकी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो इसलिए उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, यहाँ का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में फिर देन कंसोलिडेट जब बैलेंस शीट बनेगी तो उस सिचुएशन में अपन को वो कंसोलिडेट बैलेंस शीट किस में बनाई जाएगी, इंडियन करेंसी में या फिर जो उसकी होम करेंसी है उसमें बनाई जाएगी। तो उसमें अपन क्या करेंगे, फिर उसको अपन को एक्सचेंज रेट से चेंज करना पड़ेगा। ओके, देन मॉनेटरी आइटम क्या होते हैं। मॉनेटरी आइटम का मतलब होता है कि वह सारे कोई भी मनी हेल्ड इन असेट्स एंड लायबिलिटी, कोई भी मनी अगर हेल्ड की जाती है, लायबिलिटी अगर कोई भी है वो फिक्स्ड है और उसको अपन एज ए मनी अपन क्या निकाल सकते हैं, मेजरेबल है। एज ए मनी क्या होती है, मेजरेबल होती है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, मॉनेटरी आइटम होगा। अगर एज ए मनी जो मेजरेबल होगा तो वो अपना क्या हो जाएगा, मॉनेटरी आइटम हो जाएगा। अब आता है नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि नॉन इंटीग्रल ऑपरेशंस होते क्या हैं। नॉन इंटीग्रल, एक आपके पास में दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। देखो, जब आपके फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं तो फॉरेन ऑपरेशन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इंटीग्रल ऑपरेशंस और एक होता है नॉन इंटीग्रल ऑपरेशंस। इंटीग्रल ऑपरेशन का मतलब होता है वह सारे फॉरेन ऑपरेशन जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उनका क्या है, इंटरनल पार्ट है, उसका इंटरनल पार्ट है, उसकी एक्टिविटीज़ उसके अंदर हैं। ठीक है, जो उसकी एक्टिविटीज़ या उसका जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो क्या है, उसका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है वो फॉरेन ऑपरेशन जो है वो रिपोर्टिंग एंटिटी का इंटीग्रल पार्ट है, तो वो होंगे अपने इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। और जो उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, उसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो उस सिचुएशन वो एक तरह से उससे उस रिपोर्टिंग एंटिटी है उससे क्या है, डिफरेंट है, अलग है, बिल्कुल मतलब तो अलग है, तो उसको अपन बोलेंगे नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। ठीक है, सॉरी तो अपन उसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। तो आपको ये समझ में आ गया कि इंटीग्रल ऑपरेशंस क्या होते हैं, नॉन इंटीग्रल ऑपरेशंस क्या होते हैं। नॉन इंटीग्रल ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, वह फॉरेन ऑपरेशन जो कि हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी, जो फॉरेन ऑपरेशन जो कि हमें रिपोर्टिंग एंटिटी का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, उसका इंटीग्रल पार्ट होते हैं उसकी एक्टिविटीज़, और जो उसके इंटीग्रल पार्ट नहीं होते तो वो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बोले जाएंगे। वेट स्टार्ट अगेन। अब अपन पढ़ेंगे नेट इन्वेस्टमेंट इन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रल पार्ट क्या होते हैं, नॉन इंटीग्रल पार्ट क्या होते हैं। इंटीग्रल पार्ट वो होते हैं जो कि जब किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी के जो फॉरेन ऑपरेशन होते हैं, फॉरेन ऑपरेशन अगर रिपोर्टिंग एंटिटी के क्या होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं। इंटीग्रल पार्ट होते हैं मतलब उसकी एक्टिविटी का एक हिस्सा होते हैं, उस एंटिटी का एक हिस्सा होते हैं, तो वो तो अपने पास हो जाएंगे इंटीग्रल ऑपरेशन। और जो उससे बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी अलग होते हैं, वो उसका पार्ट तो होते हैं बट उसकी एक्टिविटी का इंटीग्रल पार्ट नहीं होते हैं, एक्टिविटी का इतना इंटीग्रल हिस्सा नहीं होते, तो वो होते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, अब उसका क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाता है ये अभी हम पढ़ेंगे। नेट इन्वेस्टमेंट इन ए नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन रेफर्स टू ए मॉनेटरी आइटम दैट इज रिसीवेबल और पेएबल इन फॉरेन ऑपरेशन। इसमें अपन को पहले ये पता था कि मॉनेटरी आइटम जो होते हैं वो रिसीव होना ज़रूरी होता है, या तो पेएबल होने चाहिए या फिर वो होने चाहिए रिसीवेबल होने चाहिए। द टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स फॉर एन आइटम टू क्वालिफाई।
अगर कोई भी आइटम को आप नेट इन्वेस्टमेंट नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कब बोलोगे, उसके दो मेन रीज़न होते हैं। सबसे पहले इट इज़ ए मॉनेटरी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। सबसे पहले तो मॉनेटरी आइटम होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और द सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम इज़ नाइदर प्लान्ड और नॉट लाइकली टू एक्रू इन द फोर्सेबल फ्यूचर। मतलब जो भी मॉनेटरी आइटम का सेटलमेंट होगा वो आपका ना तो प्लान होना चाहिए और ना ही आप उसका फोर्सिबल फ्यूचर में आप उसको सेटलमेंट नहीं कर सकते। सेटलमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा उसका, ठीक है। वो फोर्सिबल फ्यूचर में आप उसका सेटलमेंट नहीं कर सकते और ना ही वो प्लान्ड होते हैं। तो वो आपके पास हो जाएंगे नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। सबसे पहले तो मॉनेटरी आइटम इसके पार्ट होता है, और सेकेंड नंबर पे मतलब जो सेटलमेंट होगा मॉनेटरी आइटम का। ये टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन निकालने के लिए। सबसे पहले तो मॉनेटरी आइटम होना चाहिए और उसका जो सेटलमेंट होगा वो नियर बाय डेट पे या फोर्सिबल फ्यूचर पे नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल क्या होता है नेट इन्वेस्टमेंट नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन में, इसमें लॉन्ग टर्म रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म लोन्स वो सब इंक्लूडेड होते हैं। दे डू नॉट इंक्लूड, इसमें ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म मॉनेटरी आइटम इंक्लूडेड नहीं होते। इसमें सब क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम ही इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अब आता है मेजरमेंट। अब आता है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। द टर्म मेजरमेंट अंडर द स्टैंडर्ड रेफर्स टू एक्सचेंज रेट। देखो क्या होता है ना, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे मैंने कोई भी एक बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। मैंने एक बैलेंस शीट बनाई है यूके की, यूके में मेरी एक ब्रांच है, उसकी मैंने बैलेंस शीट बनाई है। इसमें मैंने फिक्स एसेट्स डाले हैं, करंट एसेट्स डाली है, इधर मैंने अपनी कैपिटल लिखी है, इधर मेरी लाइबिलिटी है, इधर मेरी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। ऐसे करके मैंने बैलेंस शीट बनाई है। किस में बनाई है मैंने बैलेंस शीट बनाई है डॉलर्स में, ठीक है। जैसे मैंने डॉलर्स में बैलेंस शीट बनाई है, तो ये जो बैलेंस शीट है, और ये मेरी क्या है, एक मेरा जॉइंट वेंचर है यूके में, ये वो इसकी बैलेंस शीट है। अब मेरा क्या है, इंडिया में एक मेरा खुद का एक हेड ऑफिस है, मैं रिटेलर का काम कर रहा हूँ टेक्सटाइल का, ठीक है। अब क्या है कि ये जो बैलेंस शीट मैंने यूके में डॉलर में बनाई है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब इंडियन रुपी तो हर दिन चेंज होता है, किसी दिन उसका डॉलर्स में वैल्यू चेंज होता है, 1 रुपया बढ़ता है, कहीं 1 रुपया घटता है, कहीं 5 रुपये बढ़ता है, 5 रुपये घटता है। तो हम कौन सी डेट लें, कौन सी डेट की एक्सचेंज रेट लें, वो भी हमको पता होना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग रेट होती है। जैसे फिक्स असेट्स के लिए एक रेट होगी कि आपको हमेशा यही रेट लेनी है, आपको करंट लायबिलिटी के लिए हमेशा यही रेट लेनी है, आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लिए हमेशा यही रेट लेनी है। तो वो रेट्स हमको पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब उसकी रेट्स कैसे कैसे मेज़र होती हैं, देखो। मेज़रमेंट फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आया मेरा, अब मैंने यहाँ पे डॉलर्स में सारा बैलेंस शीट बनाया है, ओके। अब मैं उसको इंडियन करेंसी में, मेरे को मेरी रिपोर्टिंग जो एंटिटी है वो इंडिया में, अब मुझे उसको इंडिया की करेंसी में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो। ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन आइटम्स इनिशियल, जो भी आइटम्स इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड होंगे वो हमेशा किस में जाएंगे, स्पॉट रेट जो होगी उस टाइम पे वो स्पॉट रेट के ऊपर चेंज हो जाएंगे, चाहे मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी। जितना भी इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन होगा वो सब आपका स्पॉट रेट पर चला जाएगा। स्पॉट रेट एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो भी स्पॉट रेट होगी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपकी स्पॉट रेट है, ये आपकी एवरेज रेट है, आपकी क्लोजिंग रेट है, ये आपकी ओपनिंग रेट है, ये सब आपको गिवन होगा। अब आपको पता करना है कि ये ट्रांजेक्शन कौन सी रेट पे जाएगा। तो सारा जो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन होगा वो किस पे जाएगा, स्पॉट रेट पे जाएगा। अब उसके बाद के पीरियड के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे कोई भी, और मॉनेटरी आइटम आपको पता है मॉनेटरी आइटम क्या होते हैं, जो एज ए मनी के रूप में आप मेज़र कर सको। तो जितने भी मॉनेटरी आइटम होंगे वो हमेशा किस पे जाएंगे, क्लोजिंग रेट पे जाएंगे। क्लोजिंग रेट आपको मैंने बता दी थी, जब आपकी बैलेंस शीट क्लोज होती है तो उस दिन की रेट आपकी क्लोजिंग रेट होती है। और ये तो आ जाएंगे नॉन मॉनेटरी आइटम क्या होते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम में
जिसको आप एज ए मनी में मेज़र नहीं कर सकते हो। अगर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेके आए तो उस सिचुएशन में आपकी कौन सी रेट आएगी, ट्रांजैक्शन डेट रेट आएगी, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू में लेके आए तो एक्सचेंज रेट जब फेयर वैल्यू मेज़र की गई थी तब की आ जाएगी, और जितनी भी आपके कंटेंजेंट लायबिलिटीज़ है वो हमेशा क्लोजिंग रेट पे जाएगी। तो देखो, ये एक फ़िक्स मेथड होता है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका कोई भी मैं आपको एक वो नहीं बता सकती कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि आप स्पॉट रेट ही क्यों ले रहे हो या आप क्लोजिंग रेट ही क्यों ले रहे हो। एक इसका फिक्स परफॉर्मा है कि ये चीज़ें हमेशा इन रेटों पे ही आएगी। जितना भी आपके फॉरेन करेंसी का इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन होता है वो हमेशा स्पॉट रेट पे ही आता है। और आइटम्स आपके दो होते हैं, एक मॉनेटरी आइटम होता है, एक नॉन मॉनेटरी आइटम होता है। जितने भी मॉनेटरी आइटम होते हैं वो क्लोजिंग रेट पे आते हैं, और नॉन मॉनेटरी आइटम में अगर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेके आ रहे हैं तो सिचुएशन में ट्रांजैक्शन डेट रेट होगी। अगर फेयर वैल्यू पे लेके आ रहे हैं तो फेयर वैल्यू जो मेज़र की थी उस दिन की जो रेट है वो आ जाएगी, और कंटीजेंट लायबिलिटी हमेशा आपकी क्लोजिंग डेट पे आएगी। अब आपके ट्रांजैक्शन डेट क्या होती है? ट्रांजैक्शन डेट का मतलब होता है वह आइटम विच एन आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंसिव असेट लायबिलिटी क्वालिफाई टू रिकॉग्नाइज। ट्रांजैक्शन डेट का मतलब होता है कि जब आप कोई भी असेट्स या लायबिलिटी खरीदते हो या बेचते हो या चुकाते हो, तो जो डेट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज ए क्वालिफाई होती है वो डेट आपकी क्या मानी जाएगी? ट्रांजैक्शन डेट मानी जाएगी, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ गया कि आपने कैसे कैसे मेज़र करना है कौन कौन से आइटम को, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है मेजरमेंट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। अब आता है कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में क्या होता है ना, कि आपकी जैसे क्लोजिंग रेट अलग है और आपके पास में फॉरेन करेंसी जैसे आपने रेट में चेंज किया है ना, रेट चेंज होने के कारण से आपके क्या है कि आप में मतलब बैलेंस डिफरेंस हो गया। बैलेंस क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। बैलेंस में कोई भी डिफरेंस आ गया तो उसका जो गेन होगा या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, वो चीज़ अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। Exchange gain and loss in case of foreign currency transaction pretending to a monetary item can arise following situation. Settlement of monetary item arising from foreign currency transaction, reporting the monetary item in the financial statement at a rate which is different from the transaction rate, reporting the monetary item in the current period financial statement at an exchange rate which is different from the current rate used from the previous. ये 3 रीज़न होते हैं कि आपके एक्सचेंज गेन या लॉस क्रेडिट हो सकते हैं या डेबिट हो सकते हैं। या तो आपने कोई भी सेटलमेंट किया है मॉनेटरी आइटम का, या फिर आपके पास में जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं वो ट्रांजैक्शन रेट से अलग रेट पे बनाए गए हैं, या आपने कोई भी मॉनेटरी आइटम करंट पीरियड में इंक्लूड किया है और वो उसकी रेट अलग है, और जो पहले अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे उसकी रेट अलग है। तो सिचुएशन में आपको गेन या लॉस दोनों में से 2 सिचुएशन हो सकती है। ट्रांजेक्शन सेटल ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग पीरियड, जो भी ट्रांजेक्शन उसी अकाउंटिंग पीरियड जिसमें अराइज होते हैं उसी में सेटलमेंट हो जाते हैं, तो उनका अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो वो उसी ईयर में रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है। और जो ट्रांजेक्शन सेटल नहीं हो पाते सेम अकाउंटिंग पीरियड में, तो उस सिचुएशन में आपका एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉग्नाइज इन ईच इंटरवेनिंग पीरियड अप टू सेटलमेंट डेट एक्ट। तो आपको हर टाइम वो एक्सचेंज रेट का जब तक आप नहीं सेटलमेंट करोगे तब तक आपको वो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस अपनी बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको उस एक्सचेंज रेट के डिफरेंस को दिखाना पड़ेगा। अगर उसी टाइम सेटलमेंट हो जाता है तो उसी ईयर में आपका रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, और बाद में अगर सेटलमेंट होता है तो जब आपको सेटलमेंट होगा तब वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक आपको पता चल गया कि इंटीग्रल पार्ट क्या होते हैं, नॉन इंटीग्रल पार्ट क्या होते हैं, और नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन फॉरेन ऑपरेशंस कैसे निकाला जाता है। अब आता है मेजरमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। अब आता है अब जो भी अपन को लॉस हुआ है या गेन हुआ है उसको अपन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। देखो, इसमें भी आता है कि इन केस ऑफ नॉन मॉनेटरी फॉरेन करेंसी आइटम, अगर मॉनेटरी आइटम नहीं है उसका अलग होता है, नॉन मॉनेटरी आइटम का अलग होता है। तो नो एक्सचेंज गेंस लॉस एट सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग डेट एज दे आर रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइदर एट द ट्रांजेक्शन डेट, एक्सचेंज रेट, और इन केस द आइटम कैरिड एट रीवैल्यू अमाउंट देन द एक्सचेंज रेट। अब देखो, सबसे पहले हम एक्सचेंज रेट का जो भी लॉस होता है या गेन होता है
वो नॉन मॉनेटरी आइटम के सिचुएशन में अलग से मेज़र होता है और मॉनेटरी आइटम के सिचुएशन में अलग से मेज़र होता है। क्या होता है ना, नॉन मॉनेटरी आइटम के सिचुएशन में जो भी आपका एक्सचेंज गेन होगा या लॉस होगा तो अलग से उसका तरीका अलग है, और जो क्या मॉनेटरी आइटम है उनके तलक अलग है। देखो, अगर मॉनेटरी आइटम सेटल ड्यूरिंग द सेम, अगर सेम अकाउंटिंग पीरियड पे सेटल हो गए हैं तो जिस अकाउंटिंग पीरियड पे वो सेटल हो उसी ईयर पे अपन क्या कर देंगे, उसको मेज़र कर देंगे। तो अकाउंट ऑफ द फॉरेन, देखो सबसे पहले आपके फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम से कितनी अमाउंट बन रही है, और ट्रांजैक्शन डेट रेट, ट्रांजैक्शन की डेट रेट क्या है और सेटलमेंट डेट क्या है। अगर जैसे आपका जो ट्रांजैक्शन डेट रेट है, जब आपने ट्रांजैक्शन किया था उस दिन आपकी डॉलर्स में रेट है 20 डॉलर्स में अपने पास रेट है जैसे 69, ठीक है, और जब सेटलमेंट किया तो उस दिन रेट 68 हो गई, तो ₹1 का आपका डिफरेंस हो गया। तो ₹1 के आपको डिफरेंस में आपको P&L अकाउंट में उसको दिखाना पड़ेगा नॉन मॉनेटरी आइटम के सिचुएशन में, मॉनेटरी आइटम की सिचुएशन में। अब आता है क्लोजिंग मॉनेटरी आइटम। जो क्लोजिंग मॉनेटरी आइटम होते हैं उनको कैसे करोगे, अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम इनटू ट्रांजैक्शन डेट माइनस क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग जो आइटम जाएंगे वो किस पे जाएंगे, क्लोजिंग रेट पे जाएंगे। तो इन दोनों में भी अगर कोई डिफरेंस होगा तो उसी ईयर में आपको P&L में शो करना पड़ेगा। और अगर कोई भी मॉनेटरी आइटम है जो आगे जाके पीरियड में, कौन से पीरियड में आप सेटलमेंट करते हो, तो उस सिचुएशन में सेटलमेंट डेट और जो प्रीवियस क्लोजिंग रेट होती है ना, उन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उसको आपको P&L अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि कैसे कैसे इनमें डिफरेंस आता है, इसके रीजंस क्या होते हैं, प्रॉफिट या लॉस के, एक्सचेंज में गेन या लॉस के रीजंस क्या होते हैं। उसके बाद में उस जो भी गेन होता है या लॉस होता है उसको अपन को कैसे सेटलमेंट करना होता है। तो जो मॉनेटरी आइटम होते हैं जो सेटल हो जाते हैं ड्यूरिंग द जिस अकाउंटिंग पीरियड में, उसी अकाउंटिंग पीरियड में अगर आप उसको सेटल कर रहे हो तो सिचुएशन में आपकी जो ट्रांजेक्शन डेट होगी माइनस आपके सेटलमेंट डेट का जो भी डिफरेंस होगा वो आपको P&L अकाउंट में उसी वक्त दिखाना पड़ेगा। क्लोजिंग डेट हमेशा क्लोजिंग पे चलती है, तो आपने जो भी उस टाइम ट्रांजैक्शन डेट रेट होगी तो उससे माइनस करना पड़ेगा। और अगर आपको आगे जाके अगर कोई भी पीरियड में मॉनेटरी आइटम मिल जाता है तो उस सिचुएशन में आपको क्लोजिंग रेट से उसको कंपेयर करना पड़ेगा। अब आता है, ये तो अपन ने पढ़ लिया, देखो अब आता है लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम का कैसे होता है, देखो लॉन्ग टर्म में आपके पास में ए लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम डज नॉट इंक्लूड नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन। अगर आपके पास में ये जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी आइटम होते हैं वो नॉन इंटीग्रल पार्ट के नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होते हैं। इनकी जो मैच्योरिटी होती है 12 मंथ या उससे ज़्यादा होती है। अगर इसमें कोई भी, अगर आपके पास में लॉन्ग टर्म कोई भी असेट्स है, मान लो उस असेट को रखने से अगर आपको कोई भी एक्सचेंज लॉस हो रहा है तो वो सिचुएशन में किधर चला जाएगा, सीधा लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। उसके लिए आपका एक अकाउंट बनेगा लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, ओके, LTFCMI या नाम से आपका अकाउंट बनेगा। तो लॉन्ग टर्म के सिचुएशन में आपके पास में जितना भी एक्सचेंज लॉस या गेन होता है वो किस में चलाएगा, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम में। और अदर्स, अब आता है कि इसमें भी दो आते हैं, देखो एक तो आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मैच्योरिटी आइटम। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म असेट्स है, लॉन्ग टर्म अपन ने कुछ भी किया, अगर वो डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड है, जैसे अगर वो बिल्डिंग से रिलेटेड लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी आइटम है या मशीन से रिलेटेड है, तो उस सिचुएशन में आपका जो भी डिफरेंस होगा वो आपका हिस्टोरिकल जो कॉस्ट होगी असेट्स की उसमें से प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। गेन होगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और अगर जो नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स होती हैं तो उनमें एक्सचेंज जो भी डिफरेंस होता है वो सीधा किस में चला जाएगा, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांजैक्शन अकाउंट में, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांजैक्शन अकाउंट में सीधा वो चला जाएगा। और उसकी जितनी भी वैल्यू होगी वो बैलेंस शीट में जितने भी पीरियड होंगे बचे हुए उसमें वो अमोर्टाइज करती जाएगी पीरियड वाइज, ठीक है। तो अब आपको ये पता चला कि लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म
हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म मॉनेटरी आइटम के बारे में भी आगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में ये होता है कि आपके पास में एक तो वो जो मैच्योरिटी है वो 12 मंथ या से ज़्यादा की होनी चाहिए। उस सिचुएशन में अगर वो डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड है तो वो किस में चला जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट में से प्लस या माइनस हो जाएगा आपका जो भी अमाउंट है। और नॉन अगर अदर्स है, डेप्रिशिएबल असेट्स नहीं है, तो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। ओके, अब आता है फॉरेन ऑपरेशन। मैंने आपको बताया तो फॉरेन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। फॉरेन ऑपरेशन का मतलब होता है कि जहाँ की रिपोर्टिंग कंट्री अलग होती है और उसका अगर कोई भी जॉइंट वेंचर हो गया या एसोसिएट हो गया या उसकी कोई भी ब्रांच बाहर जाके अगर काम करती है और कोई भी एक्टिविटी करती है तो वो हमारे लिए फॉरेन ऑपरेशन हो जाएंगे। अब फॉरेन ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंट्रीगल होते हैं, एक नॉन इंट्रीगल होते हैं। इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन वो होते हैं जो कि रिपोर्टिंग जो एंटिटी है उसका इंटीग्रल पार्ट होते हैं, मतलब उसके बिना उनका रिपोर्टिंग एंटिटी का काम ही नहीं चल सकता, मतलब एज ए पार्ट के रूप में काम करते हैं। तो उसके बिना उनके ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं और क्योंकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी साथ दिखाना पड़ता है। तो जो एंटी रिपोर्टिंग एंटी का इंटीग्रल पार्ट होते हैं उन्हें तो कहते हैं अपन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। और जो उसका मतलब जो उस रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब जो होता है ना कि हिस्टोरिकल इंटीग्रल पार्ट नहीं होते तो वो हमारी सिचुएशन में नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्टिंग इन द ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको करेंसी में दिखाना पड़ेगा। देखो, जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो मतलब आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस सिचुएशन में बनता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस सिचुएशन में बनता है जब आपकी एक से ज़्यादा क्या हो, सब्सिडरी हो, एक या वन और मोर सब्सिडरी हो या जॉइंट वेंचर हो या फिर एसोसिएट हो जो उसी कंट्री में हो या अदर कंट्री में हो, तो भी अपन को उसके साथ में एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका हर सिचुएशन में बनेगा, चाहे वो उसका इंटीग्रल पार्ट हो या नहीं हो, उसका उस रिपोर्टिंग एंटिटी का दोनों सिचुएशन में आपको मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, इंडिकेटेड डेट फॉरेन ऑपरेशन इज नॉन इंटीग्रल टू द रिपोर्टिंग एंटिटी। क्या क्या इंडिकेटेड मिलते हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि ये इंटीग्रल पार्ट होते हैं या नॉन इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। Activity of foreign operation are carried out with a significant degree of autonomy from those of reporting entities. Transaction with reporting entity are not a high proportion in the foreign currency transaction. Activity of foreign operation are mainly financed from on operation local money, not dependent on the fund of reporting entity. Cost of reduction of foreign operation mainly settled in local currency. Extensive of active local sale market for the foreign currency operation and foreign operation sale is currently are mainly in currency other than the reporting currency। देखो, नॉन इंटीग्रल आप कब मानोगे किसी भी सिचुएशन को, जब आपकी जो मेन रिपोर्टिंग एंटिटी है उस एंटिटी के ऊपर वो किसी भी तरह से डिपेंड नहीं है, फंड के लिए भी वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं, वो अपना अपना फंड कर लेती है, या फिर उसका कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन का जितना भी खर्चा होती है उसका सेटलमेंट लोकल करेंसी में अगर वो कर रही है, और अगर वो उसमें हाई प्रपोर्शन नहीं है ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट जो मतलब है ना उस ट्रांजेक्शन का हाई प्रपोर्शन नहीं है उस बैलेंस शीट के ऊपर, तो उस सिचुएशन में भी वो नॉन इंटीग्रल पार्टी कहलाएगी जब वो उसकी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में नहीं होती है, या फिर वो मतलब है ना उसका हाई प्रपोर्शन नहीं होता, या फंड के लिए भी वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं होती है, तो वो उस सिचुएशन में नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस कहलाएंगे, ठीक है। अब आता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या होते हैं। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मतलब होता है कि वो जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसका सिर्फ एक एक्सटेंशन ही अपना, अगर शॉर्ट एंड स्वीट में बोला जाए तो एक्सटेंशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी आर कॉल्ड एज इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। जो
मतलब जो एंटिटी है उसका इंटीग्रल पार्ट ही है, मतलब ये पूरी तरह से इस रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर डिपेंड है। फॉर द फंड फॉर एनीथिंग इज डिपेंड ऑन द रिपोर्टिंग एंटिटी, तो हम उसको बोलेंगे इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। ठीक है, उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इन अदर वर्ड द एक्सचेंज रेट एज एप्लीकेबल फॉर करेंसी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन और रिपोर्टिंग एंटरप्राइज अप्लाई इन transaction financial statement of integral operation incorporation the report of enterprises financial statement। ओके, अब आपको समझ में आ गया इंटीग्रल ऑपरेशंस क्या होते हैं, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। अब आता है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस को अपन को कैसे करना है और इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को अपन को कैसे करना है। देखो, अभी जो अपन ने पीछे रेट्स पढ़ी थी वो किसकी पढ़ी थी, ये अपन ने किसकी पढ़ी थी, ये अपन ने किसकी पढ़ी थी, ये रेट अपन ने पढ़ी थी मेजरमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अपन ने किसकी पढ़ी थी, ये अपन ने पढ़ी थी इंटीग्रल की, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस की। अब अपन किसकी पढ़ रहे हैं, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस की। ठीक है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस की। तो इसमें भी जो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन होगा वो स्पॉट रेट पे लिया जाएगा। मॉनेटरी आइटम को हमेशा आपको क्लोजिंग रेट पे दिखाना है, नॉन मॉनेटरी आइटम क्लोजिंग रेट पे रहेंगे। जितने भी आपके इनकम और एक्सपेंसेस है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के, वो ट्रांजैक्शन डेट रेट पे रहेंगे। गुडविल, अगर कैपिटल रिजर्व, अगर कुछ भी आपका अराइज होता है वो भी आपका क्लोजिंग रेट पे जाएगा। और आपकी कोई भी कॉन्टेजेंट लायबिलिटी है तो वो भी आपके पास किस में चली जाएगी, क्लोजिंग रेट पे चल जाएगी। तो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन के लिए आपको स्पॉट रेट यूज़ करनी है। मॉनेटरी आइटम हमेशा आपके क्लोजिंग रेट पे जाएंगे, नॉन मॉनेटरी आइटम भी क्लोजिंग रेट पे जाएंगे। इनकम एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शन डे रेट पे चले जाएंगे। गुडविल अगर कोई भी आती है तो वो क्लोजिंग रेट पे जाएगी। ये सब आपको एक बार देखने पड़ेंगे। आई कैन डू एनीथिंग टू लाइक कि मैम इसके ऊपर ये इसके स्पॉट रेट के ऊपर ही क्यों गया, एवरेज रेट के ऊपर क्यों नहीं गया, क्लोजिंग रेट के ऊपर नहीं गया, इसका मेरे पास भी कोई आंसर नहीं, क्योंकि ये एक फिक्स्ड प्रोसेस है जिसमें आपको चेंज करना पड़ता है। ये एक परफॉर्मर डिसाइडेड है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है एक्सचेंज डिफरेंट ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। देखो, ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी ट्रांजेक्शन है जो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो उस सिचुएशन में अगर कोई भी एक्सचेंज गेन होता है या लॉस होता है तो सिचुएशन में किस में चला जाएगा, P&L अकाउंट में चल जाएगा। अगर कोई नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो उसका जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो किस में चला जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व में चला जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो वो सीधा किस में चला जाता है, P&L अकाउंट में चला जाता है। अगर आपको नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन से अगर कोई भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो वो किस में चला जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व में चला जाएगा। मॉनेटरी आइटम बीइंग ए नेट इन्वेस्टमेंट इन ए नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, अगर आपका कोई भी मॉनेटरी आइटम है किसमें, नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन में, तो उस सिचुएशन में आपका एक्सचेंज गेन और लॉस और नेट तो उस सिचुएशन में आपका एक्सचेंज गेन और लॉस किस में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होगा मेजर, बट वो एक्यूमुलेटेड होगा किस में, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व में इन द रिपोर्टिंग एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंटिल द डिस्पोजल ऑफ। अगर देखो, सबसे फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको बताया था जितने भी आपके फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं अगर वो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो सिचुएशन में आपको जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आपका P&L अकाउंट में जाएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन से तो वो आपका सीधा किस में चला जाएगा, फॉरेन करेंसी कैपिटल रिजर्व को, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व में चला जाएगा। अगर आपके मॉनेटरी आइटम है नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन फॉरेन ऑपरेशन, तो उस सिचुएशन में आपका एक्सचेंज लॉस या गेन वो आपका P&L में रिजर्व नहीं होगा, लेकिन आप उसको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व में डाल सकते हो जब तक आप उसको बेचो नहीं। ठीक है,
अब आता है डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या होता है, मतलब सेल कर देना। डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन में आइदर अक्रू थ्रू सेल या लिक्विडेशन या रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल या कोई भी इसका रीज़न हो सकता है। और जो डिस्पोजल होते हैं फॉरेन करेंसी फॉरेन ऑपरेशन, वो तो या तो पूरा भी कर सकते हो या पार्शियल भी कर सकते हो। अब आता है रिक्लासिफिकेशन। ऑन द डिस्पोजल ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन। देखो आपको बताया था मैंने कि जितना भी आपका, अगर आपका मॉनेटरी, मैंने बताया था आपको कि जितना भी आपका नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन से अगर गेन या एक्सचेंज गेन या लॉस होता है या नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन फॉरेन ऑपरेशन से आपको गेन या लॉस होता है, तो आपका क्यूमुलेटिव होता जाता है किसमें, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व में। ठीक है, विच रिलेटेड टू द ऑपरेशन शुड बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट एस गेन और लॉस एस पैरा 31। रिक्लासिफिकेशन on disposal of non-integral foreign operation or in the net investment non-integral operation the cumulative exchange difference, जो भी exchange difference होगा वो किस में चला जाएगा, FCTR which related to the operation should be, और वो किस में फिर आपके पास चले जाएंगे अगर आप उस पर पैरा 11 एप्लीकेबल करते, पैरा 31 एप्लीकेबल करते हो, तो पैरा 31 बोलता है कि वो सारे जो भी लॉस हुए हैं मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व को आप किस में डाल दो, P&L में डाल दो। किस में डाल दो, P&L में डाल दो। अब आता है अगर पार्शियल डिस्पोजल होता है तो सिचुएशन में जितना भी आपका प्रोपोर्शनेट होगा उस अकॉर्डिंग उसको P&L में डाला जाएगा। A write down in the carrying amount of non-integral foreign operation does not constitute the partial disposal, hence no part of accumulated foreign operation difference is recognized in P&L account for the पीरियड। इसमें पैरा सब कौन सा चल रहा है, पैरा 31। अगर पैरा 31 और 32 एप्लीकेबल होता है तो उस सिचुएशन में जितना भी आपका एक्सचेंज गेन या लॉस है वो किस में जाएगा, P&L अकाउंट में चला जाएगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली किया जाएगा कि इसमें पैरा 31 एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं। अगर 31 एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको उसको किस में डालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना पड़ेगा एक्सचेंज डिफरेंस को। और आप अगर डिस्पोजल को, अगर कोई भी डिस्पोज करते हो कोई भी एसेट्स को, तो उससे आपको जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है आपको उसको P&L अकाउंट में डालना पड़ेगा। ठीक है, चेंज इन क्लासिफिकेशन फ्रॉम, अगर कोई भी चीज़ है जो आपका इंटीग्रल पहले पार्ट थी फॉरेन ऑपरेशन, अब वो नॉन इंटीग्रल पार्ट हो गए, तो सिचुएशन में कैसे क्या क्या करेंगे। देखो सबसे पहले आपका इंटीग्रल में अगर जो भी मॉनेटरी आइटम होते हैं उनको क्लोजिंग में लिया जाता है और नॉन मॉनेटरी आइटम क्या कहते हैं, और इन द केस ऑफ नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन में भी उनको क्लोजिंग डेट पे लिया जाता है, तो कोई भी आपका डिफरेंस नहीं हुआ। अब आता है नॉन मॉनेटरी आइटम को भी अपन कौन से पे लेते हैं, इंटीग्रल में तो लेते हैं ट्रांजैक्शन डेट रेट पे और नॉन इंटीग्रल में क्लोजिंग रेट पे लेते हैं, तो ये आपका डिफरेंस आ गया। तो जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो आपके पास में किस में चला जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व में चला जाएगा। अब इनकम और एक्सपेंसेस दोनों में ही ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं, तो कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, अब देखो ये तो इंटीग्रल से अपन ने नॉन इंटीग्रल में बेचा, इसमें नॉन इंटीग्रल से अपन इंटीग्रल में बेचेंगे। अपन को पता है जितने भी मॉनेटरी आइटम है दोनों में ही क्लोजिंग रेट पे आते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम जो होता है इसमें क्लोजिंग पे आता है, तो इंटीग्रल में किस में, नॉन इंटीग्रल में ट्रांजैक्शन डेट पे आता है। तो सिचुएशन में जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा P&L में चला जाएगा। ठीक है, नॉन मॉनेटरी आइटम है, उसमें एक्सचेंज डिफरेंस अगर कोई भी आता है तो हिस्टोरिकल में से आपको माइनस या प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन को अगर इंटीग्रल में ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर अपन इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल में चेंज कर रहे हैं तो जितने भी आपके नॉन मॉनेटरी आइटम है उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट में से उसका एक्सचेंज डिफरेंस को माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, जो भी हो। इन केस ऑफ चेंज इन क्लासिफिकेशन non-integral to integral, the exchange difference previously recognized FTR not reclassified to P&L account until the P&L अकाउंट में आपको जब तक नहीं दिखा सकते जब तक कि वो फॉरेन ऑपरेशन आपका क्या नहीं हो जाए, डिस्पोज नहीं हो जाए। ठीक है, देखो अब मैं आपको एज ए समरी पूरा बताती हूँ, आप रिकॉल करना।
देखो, सबसे पहले आपके पास में फॉरेन ऑपरेशन का मतलब आपको पता है। फॉरेन ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, एक आपका इंटीग्रल पार्ट होता है, एक नॉन इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट वो होते हैं जो कि वो एंटिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं किसी भी तरह से अपनी एक्टिविटी के लिए, अपने फंड के लिए, तो वह उस एंटिटी का इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं। नॉन इंटीग्रल का मतलब होता है कि जो कि अपने मतलब है ना, मतलब फंड के लिए या किसी और चीज़ के लिए अपनी रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, तो वो अपना नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इंटीग्रल के क्या क्या पार्ट होते हैं और नॉन इंटीग्रल के क्या क्या पार्ट होते हैं और उनको कैसे कैसे आपको कौन कौन सी रेट पे दिखाया जाएगा, वो सब चीज़ें आज हमने इस लेक्चर में डिसाइड की है। और कुछ ऐसे रेट्स हैं जो कि बिल्कुल आपके पास में आपको देखनी पड़ेगी, उसका कोई भी एक मेथड नहीं है जो आपको मैं बता सकूं, तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ध्यान से रीड करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक